नमस्कार सभी स्टूडेंट को, वेलकम टू इन्फोट्रेड। क्लासेस थोड़ी आपकी रुकावट हुई है बीच में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तबियत खराब थी, मेरी फीवर था मुझे। अभी लास्ट टाइम जब मैंने फीवर को मेजर किया था तो 102 समथिंग आया था, तो उसी कारण क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, मगर फिर भी कोशिश पूरी करी गई मेरे टीम के थ्रू कि आपको एमसीक्यू कराया जाए, क्योंकि आपके सभी के बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहा था कि सर पेपर आने वाले हैं तो प्लीज एमसीक्यू करा दीजिए। तो क्लासेस मैंने आपकी वहां भी डेली कंटिन्यू रखी है। हीट ट्रीटमेंट आपका चैप्टर चल रहा है, इससे पहले हीट ट्रीटमेंट की मैं क्लासेस आपको दे चुका हूँ। आज हम बिल्कुल नए सिरे से हीट ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आज हम जानेंगे क्या जो आप किसी मेटल को जब आप हीट करते हैं तो उसका जो ग्रेन साइज होता है उसमें क्या अंतर आता है, ठंडा करेंगे उसमें क्या अंतर आता है, प्लस हीट ट्रीटमेंट के कितने प्रोसेस होते हैं, सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज लाइव आ जाइए। क्लासेस को चालू करता हूं मैं, क्लासेस को चालू करता हूं। हेलो सर करण सिंह गुड इवनिंग सर। कहां थे सर आप? तबियत खराब थी? हां भी तबियत खराब थी मेरी। मंजू गुड इवनिंग, ठीक है क्लियर। चालू कर दूं मैं क्लासेस को चालू करता हूं आपकी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन एक ये आया, मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट, यानी इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो अफेक्टेड होगी? हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी या ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबाउट। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। जिसका आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए। जल्दी से आइए सभी स्टूडेंट प्लीज। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अगर मैं किसी उस पर हीट ट्रीटमेंट करता हूं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मेटल पे मैं हीट ट्रीटमेंट करूंगा तो अफेक्टेड होगा? क्या होगा? हार्डनेस होगा, अफेक्ट स्ट्रेंथ होगा, डक्टिलिटी होगा या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए। क्लासेस को चालू करता हूं मैं फिर आपकी आगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग सचिन, जय हिंद। आपको सभी को गुड इवनिंग। करण सिंह, नरेंद्र कुमार, फर्स्ट गाड़ी, सचिन, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों होगा ऑप्शन डी? रटिए मत, समझिए क्यों। क्योंकि हीट ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है उसके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है ना उसे चेंज कर देना, और प्लस उसकी जो यांत्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें सुधार करना। अरे हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ये क्या है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो होती है ना, ठीक है। तो यहां से ये चीज आप रटो मत, समझो चीज को कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी क्यों है। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या होती है? आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर, ठीक है। तो जल्दी से आप आज की हेडिंग डाल दीजिए। आज की हेडिंग आप क्या डालेंगे? आज की हेडिंग डालिए स्टेजेस ऑफ, आज की आप हेडिंग डालिए स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट को मैं शॉर्ट में लिखता हूं एचटी, ठीक है, एचटी, क्लियर। यहां से आप सारी बातों को समझ जाएगा। देखिए फटाफट से, कल मैंने आपको परसों जो मैंने लास्ट टाइम क्लासेस दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। आवाज थोड़ी स्लो है भाई, एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे अभी भी तबियत सही नहीं है मेरी, ठीक है। तो कल मैं इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं हीट ट्रीटमेंट को लेके चलता हूं विद द मेटल को लेके चलता हूं विद द हेल्प ऑफ कार्बन परसेंटेज, तो तीन तरह की थी हम पे कौन कौन सी? हाइपोइप्टाइड स्टील, हाइपर इप्टाइड स्टील और यूक्टाइड स्टील। किस पे डिपेंड कर रही थी? हमारे परसेंटेज ऑफ कार्बन पर, पहली बात, ओके। तो जब मैंने ठंडा कर रहा था तो मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे थे आपके। तो जब आपको मेटल को गर्म करते हैं उसे ठंडा करते हैं ना, तो वही क्या होता है? वही होता है स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फेराइट, सीमेंटाइट, परलाइट, ये किस पे डिपेंड करते थे? ये डिपेंड करते थे आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। मगर ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, ट्रोस्टोसाइट, सोब्राइट ये किस पे डिपेंड कर रहे थे? ये डिपेंड करते हैं आप जब आप धातु को गर्म करते हैं और उसे किसी निश्चित दर से आप क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो जो निश्चित दर से ठंडा कर रहे थे ना वही क्या है? स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। यानी आप जब धातु को ठंडा करेंगे तो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले फैक्टर पे डिपेंड किस पे करती है? आपकी टेंपरेचर पर, ठीक है, क्लियर मेरी बात। या मैं इसे हीटिंग भी बोल सकता हूं, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं? हीटिंग भी बोल सकता हूं। यानी कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मेटल हो आपका, अगर आप उस पे ताप देंगे तो उसका जो ग्रेन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये जो हीटिंग वाला जो टेंपरेचर वाला डिपेंड किस पे करता है? टोटली डिपेंड करता है किस पे? हमारे उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर पर, क्लियर मेरी बात, ठीक है। किस बात करेगा? अंदरूनी स्ट्रक्चर पे ये हमारा डिपेंड करता है कि अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, या हमारे किस पे डिपेंड करेगा? स्टील के कंपोजिशन पर, स्टील के कंपोजिशन पर, ठीक है, क्लियर। स्टील के कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा कि स्टील में कितनी परसेंटेज कार्बन है। तो मैंने आपको फैक्ट याद कराया था, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगी तो क्या होगा? हार्डनेस बढ़ जाएगी, मगर ब्रिटलनेस घट जाएगी। अगर हार्डनेस बढ़ रही है तो टेंपरेचर उसे मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें ज्यादा चाहिए होगा, क्लियर, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? एक वर्ड आता है इसमें सोकिंग। एक वर्ड क्या आता है इसमें? सोकिंग, ठीक है। यानी जब आप सोकिंग का मतलब क्या होता है? यानी सपोज कीजिए यही एक क्या है? यही आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है। तो एक टेंपरेचर ऐसा आएगा जब उसी टेंपरेचर पे मैं इसको निरंतर एज ए कांस्टेंट रखूंगा। सपोज कीजिए मैंने इसे भट्टी में डाल दिया इसी सब्सटेंसेस को, और 100 डिग्री टेंपरेचर पर मैंने कुछ देर के लिए रखा, तो उसे क्या बोलता हूं मैं? उसे बोलता हूं मैं सोकिंग प्रक्रिया। इससे क्या होता है? इससे इसका जो परिणाम होता है, इसे क्यों रखते हैं? इसे हम इसलिए रखते हैं ताकि इसका जो पूरा जो यूनिफॉर्म सेक्शन था या जो पूरा पार्ट था ना, इसका पूरा पार्ट एक साथ गर्म हो जाए, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ, सोकिंग का मेन मकसद क्या होता है? पूरा पार्ट आपका एक साथ गर्म हो जाए, क्लियर मेरी बात। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मम्मियां होती हैं, जब वो रोटियां बनाती हैं तो क्या करती हैं? रोटियों को इधर से भी सेकती हैं, फिर उधर से भी सेकती हैं, और फिर वो खड़ा कर देती है, फिर रोटी को क्या करती है? राउंड में भी सेकती हैं। तो वो क्यों करती हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि आपके पूरा पार्ट क्या हो जाए? आपका गर्म हो जाए। तो सोकिंग का मतलब यही होता है कि आपका पूरा पार्ट समान तरीके से गर्म हो जाए। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड किस पे करेगा? आपके उस पार्ट की थिकनेस पर, ठीक है, उस पार्ट की किस पर? थिकनेस पर, ठीक है, क्लियर मेरी बात। राइट डाउन कर लीजिए। टेंपरेचर किस पे डिपेंड करता है? आपके स्टील के कंपोजिशन पर। सोकिंग किस पे डिपेंड करेगा? आपके
गर्म होने वाले पार्ट की थिकनेस पर, जो कि अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं अब यहां से पूछूं, क्वेश्चन आया हुआ यहां से, अगर आपके पास कार्बन या लो अलॉय स्टील होगी, लिख लीजिएगा, कार्बन या अगर लो अलॉय स्टील होगी ना, तो उसके लिए जो थिकनेस टेंपरेचर होगा कितना होगा, 10 mm के लिए 5 मिनट, 10 mm के लिए क्या होगा, 5 मिनट। यानी अगर यही पार्ट है आपका एक कार्बन या लो अलॉय स्टील का है और अगर इसकी थिकनेस 10 mm की है, तो इसके लिए आप जो सोकिंग टेंपरेचर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 5 मिनट के लिए, चाहे वो टेंपरेचर कितना भी हो सकता है। और ये अगर आ गई आपकी हाई अलॉय स्टील, अगर आ गई आपकी हाई अलॉय स्टील, तो इसके लिए जो टेंपरेचर रखा जाएगा कितना रखा जाएगा, 10 mm के लिए कितना, 10 ही मिनट, ठीक है। क्लियर मेरी बात? तो यहां से ये दो चीजों को राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। तो टेंपरेचर हो गया, सोकी हो गया। तीसरा वर्ड क्या आता है, तीसरा वर्ड आता है आपका क्विंचिंग, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या आता है, क्विंचिंग। इसे मैं कूलिंग के नाम से भी जानता हूं। यानी आपने पार्ट को गर्म करा, गर्म करने के बाद से डिफरेंट तरीके से ठंडा करना, जैसे आप हीट ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं, किसी निश्चित दर से ठंडा करना। अरे वो निश्चित दर क्या है, वो निश्चित दर आपकी क्या है, क्विंचिंग है, क्लियर। तो ये सारी चीजें होती है। अगर ये सारी चीजों को आप पार्ट को गर्म कर रहे हैं और उस पर ये तीन चीजें लग रही है, तो जो स्टील का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, हम ग्रेन साइज बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं टेंपरेचर में देखूं, हीटिंग में देखूं, तो हीटिंग में क्या था मेरा, फटाफट से देखो जरा, हीटिंग में क्या था मेरा, या टेंपरेचर मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा, हाँ जी हो रहा था। सोकिंग में क्या था मेरा, टेंपरेचर क्या था मेरा, कांस्टेंट था, हाँ जी कांस्टेंट था। और क्विंचिंग में क्या था मेरा, टेंपरेचर को क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं, उसे ठंडा कर रहा हूं। तो जो ये मैंने तीन चीजें आपको समझाई ना, एरो वाली, टेंपरेचर अप होगा, सोकिंग में टेंपरेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, और क्विंचिंग में क्या होगा, टेंपरेचर आपका कम कर देगा। कम का मतलब यानी जो आपकी चीजें जो आपकी जो गर्म थी उसे क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो फटाफट से देखो, अब आपके सामने एक नई इमेज खुलकर आ गई है, नई इमेज खुलकर आ गई है, ओके। तो यहां सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन अक्सर यहीं से आता है। तो ये ऑस्ट्राइट स्ट्रक्चर था, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑस्ट्राइट स्ट्रक्चर कहां से बनना चालू होता है, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर पर, और कहां मिलता है ये आपका, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर पर आकर बन पूर्णतः ऑस्ट्राइट हमारा मिल जाता है, यानी वहां जाके सॉलिड सॉल्यूशन आपका मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑस्ट्राइट स्ट्रक्चर वाली स्टील थी, यानी पूर्णतः वो गर्म थी, अगर आप उसे वाटर में ठंडा करेंगे रैपिडली, अगर आप उसे रैपिडली ठंडा करेंगे, तो क्या मिला था आपको, मार्टनसाइट मिल रहा था, हाँ जी मिल रहा था, ठीक है। अगर आप उसे ऑयल में ठंडा करते हैं, तो क्या मिलेगा, अगर आप उसे ऑयल में ठंडा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, तो मिलता है आपको परलाइट, तो मिलेगा आपको परलाइट। एयर में ठंडा करेंगे तो भी परलाइट, और अगर फर्नेस में ठंडा करेंगे तो भी परलाइट मिलेगा। मगर परलाइट की जो कंडीशन होगी ना चीजों में, सबसे अलग होगी। अगर आप गर्म स्टील को या गर्म स्टील को ऑयल में ठंडा करोगे, तो यहां आपको परलाइट तो मिलेगा, मगर कैसा परलाइट मिलेगा, वेरी फाइन परलाइट, ठीक है, लिख लीजिएगा, वेरी फाइन परलाइट। और अगर आप इसे एयर में ठंडा करेंगे तो कौन सा परलाइट मिलेगा आपको, तो मिलेगा यहां आपको फाइन परलाइट, ठीक है। और अगर आप इसे फर्नेस में ठंडा करेंगे तो यहां कौन सा मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको कोर्स फाइन परलाइट, ठीक है, कोर्स फाइन परलाइट। मैंने आपको कल भी परसों लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब धातु को गर्म करते हैं और उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो उसके अंदर के जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हो जाता है, उनका अणु जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस कारण स्टील आपकी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और डक्टाइल भी हो जाती है, ओके। तो यहां से ये सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। रैपिडली ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, मार्टनसाइट मिलेगा, और अगर आप सिर्फ ऑयल, एयर, फर्नेस ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, परलाइट मिलता है। मगर तीनों कंडीशन में परलाइट तो मिलेगा, मगर अलग अलग आपका मिलेगा। और मार्टनसाइट कैसी आपकी सबसे हार्ड धातु है, वियर रेजिस्टेंस में ज्यादा होता है, और ये मैग्नेटिक होती है। परलाइट क्या होती है, और ये जो परलाइट होगी, ये जो परलाइट होती है ये कैसी होती है, इसमें नॉन मैग्नेटिक होता है, इसकी मशीनिंग हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीजें सारी बातों को मैं डिटेल में आपको बता दिया। एक क्वेश्चन बहुत बार यहां से ये आता है कि यार आपके चारों पांचों ऑप्शन में है वाटर, ऑयल, एयर और फर्नेस, तो सबसे जल्दी ठंडा कौन करेगा और सबसे देर में ठंडा कौन करेगा। तो इसका भी मैं आपको इमेज लाया हूं, फटाफट से समझ लीजिए। देखिए फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एक मिनट, ये लो फटाफट से सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा, चिंता मत करो। तो यहां देखो क्या लिखा है, स्टील को ठंडा करने के लिए, क्या बोला इसने, स्टील को ठंडा करने के लिए क्विंचिंग मीडियम। अरे क्विंचिंग मीडियम कह दूं या कूलिंग कह दूं, बात एक ही है, बात एक ही है, नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसमें। कमेंट में देखूं क्या चल रहा है आपके, हाय सर तबियत ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर, रिफाइन क्लियर, आप क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है। ध्यान सुनना, देखो क्या लिखा है, अगर आपको स्टील को सबसे जल्दी ठंडा करना हो, सबसे जल्दी ठंडा करना हो, तो किसका प्रयोग करते हैं आप, तो किसका प्रयोग करते हैं, नमक या कास्टिंग सोडे का पानी में घोलकर, ठीक है। कास्टिंग या नमक या तो आपके पास नमक का घोल होगा, या जो कास्टिंग सोडे का होता है उसका घोल होगा। नमक के घोल को मैं क्या कहता हूं, ब्राइन सॉल्यूशन कहता हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा, ब्राइन सॉल्यूशन कहता हूं। या इसके अंदर क्या मिला होता है आपका, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है। ब्राइन सॉल्यूशन ना देके वो कभी-कभी क्या दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सोडियम क्लोराइड दे देता है, ठीक है, क्लियर। सेकंड ऑप्शन, बहुत धीमे ठंडा करने के लिए, अगर आपको सबसे धीमे ठंडा करना हो तो किसमें करते हैं, ब्लास्ट ऑफ एयर में, यानी एयर में आपका जो होगा क्या होता है, सबसे जल्दी सबसे धीमे ठंडा होगा, ध्यान सुन लीजिएगा। और इंटरमीडिएट के लिए यानी आपको क्या होना है, अगर आपको ब्रांच सॉल्यूशन को सबसे तेजी से है और जो एयर थी वो आपकी कम है, इन दोनों के अगर बीच में हो इंटरमीडिएट, तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अलॉय स्टील क्विंचिंग के लिए यहां एयर नहीं आएगा, यहां भी ऑयल आएगा, ठीक है। तो अलॉय स्टील की अगर क्विंचिंग करनी हो तो किसमें करेंगे आप, ऑयल में करेंगे। और कॉमन जो क्विंचिंग मीडियम जो यूज किए जाते हैं कौन से किए जाते हैं, आपके वाटर एंड ऑयल यूज किए जाते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, अगर आपको धातुओं को बिल्कुल बहुत
तेजी से गर्म करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार लगाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पानी में सबसे जल्दी ठंडा करते हैं, सबसे जल्दी ठंडा करेंगे, मगर अगर ऑप्शन में पानी भी है और ब्राइन सॉल्यूशन भी है, नमक का घोल, तो आपका ऑप्शन क्या लगेगा? आपका ऑप्शन लगेगा फिर ब्राइन सॉल्यूशन बी एस। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और सबसे धीमे जो ठंडा होगा किसमें होगा? वो आपके हवा में ठंडा होता है। इंटरमीडिएट किसमें होता है? आपके सॉरी, इंटरमीडिएट किसमें होगा? आपके ऑयल में होगा। और जो कॉमन क्विंचिंग मीडियम जो यूज की जाते हैं, कौन से की जाते हैं? वाटर एंड ऑयल। ठीक है, यहां से बिल्कुल यहां से सारी चीजों को समझ लीजिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा जल्दी ठंडा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें नमक का घोल होता है और जब आप स्टील को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या जम जाती है? पपड़ी जम जाती है, स्कल जम जाती है। तो जब नमक का घोल आपकी स्टील के पपड़ी के साथ संपर्क में आता है ना, तो वो क्या करता है? वो उसे बिल्कुल जल्दी से ठंडा कर देता है। क्लियर? यानी उसके साथ वो रिएक्शन कर जाता है। ओके क्लियर? यहां से ये सारी चीज समझ में आ गई, यहां से ये सारी चीज समझ में आ गई। एक ग्राफ समझ लीजिएगा, एक ग्राफ समझ लीजिएगा। मैंने कल आपको ये बताया था कि जिस स्टील में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी वो क्या होगा? हार्डनिंग उसकी मेरी बढ़ जाएगी। हार्डनिंग क्या होगी? मेरी बढ़ जाएगी। तो फटाफट से देखो क्या ये यही कह रहा है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील। देखो यहां 0.2% कार्बन था मेरा, ठीक है? तो यहां स्टील कितनी थी मेरी? सपोज कीजिए यहां पे 100 थी, यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 100 थी। मगर जैसे यहां आया ये, जैसे 0.4 का आया, इसकी जो स्ट्रेंथ हो कितनी हो गई मेरी? 120 हो गई। ठीक है? और ऐसी जब ये 1.2 पे मेरा कार्बन आया परसेंट, तो उसकी हार्डनेस कितनी होगी मेरी? पूरी 200 हो गई। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको यही कह रहा है कि जैसे जैसे स्टील में कार्बन बढ़ाएंगे आपकी हार्डनेस क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि आपका ग्राफ शो हो रहा है कि कम से चालू हुआ और ये कहां पे जाके मिल गया आपको? बिल्कुल यहां जाके मिला। और अगर मैं इसकी देखूं तो ये कहां मिल रहा मेरा? 800 कम से कम 900 पे ये यहां मुझको शो हो रहा है। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपको स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट आपको यहां क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद तो कभी कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, कमेंट के लिए टाइम दूंगा, कमेंट के लिए टाइम दूंगा। ये सारी चीजों को राइट डाउन कर लीजिएगा भाई कि आपकी स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करते हैं? टेंपरेचर पर, शॉकिंग पर और क्विंचिंग पर। क्लियर? यहां से रफ करता हूं मैं। उसके बाद बढ़ते हैं फर्नेस का टेंपरेचर। फर्नेस टेंपरेचर, फर्नेस FURNANCE। तो फर्नेस के जो टेंपरेचर होते हैं भाई आपको पता है उसका टेंपरेचर जो होगा वो आपके उसे थर्मोमीटर से तो माप नहीं सकते हैं। तो जो फर्नेस का टेंपरेचर होता है वो किससे मापता है? आपके वो मापा जाता है आपके थर्मो इलेक्ट्रो पायरोमीटर से। थर्मो इलेक्ट्रो लिख लीजिएगा, पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रो पायरोमीटर। तो आज से पहले आपने बस ये चीजें रटी है कि थर्मो इलेक्ट्रो पायरोमीटर क्या होता है। ठीक है? तो देखो थर्मो का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। थर्मो का जो मतलब होता है ना, ये अगर मैं थर्मो की बात करूं, THERMO, MO हो गया, लिख लीजिएगा MO। इस थर्मो का जो मतलब होता है, इस थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। इस थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है? और जो ये इलेक्ट्रो होता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इसमें यानी बिजली का कोई भी काम कर लीजिए, यानी बिजली को ये मापेगा। क्लियर? ठीक है? बिजली के द्वारा टेंपरेचर को मापता है। क्लियर? और जो ये पायरोमीटर होता है मेन इसमें यही होता है। पायरोमीटर का मतलब क्या होता है? पायरोमीटर का मतलब ये होता है जब आप इसे भट्टी के अंदर डालते हैं ना, तो ये बिगर छुए रेडिएशन से क्या नापता है? उसका अंदर का टेंपरेचर नाप लेता है। किसका टेंपरेचर? जिसके अंदर आप थर्मोइलेक्ट्रिक को पायरोमीटर को डालेंगे, चाहे फिर वो भट्टी के अंदर का हो, चाहे किसी बाल्टी के अंदर हो, चाहे किसी वो टब के अंदर हो। ठीक है? क्लियर? तो यहां से ये चीज बिल्कुल डिटेल में समझ लीजिएगा। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बिजली, वक्त का बिजली। और पायरोमीटर का काम क्या होता है? हमारा बिगर छुए टेंपरेचर को इजी तरीके से नाप सकता है विद द हेल्प ऑफ किससे? रेडिएशन के थ्रू। क्लियर? और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपके बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका कि थर्मो इलेक्ट्रो पायरोमीटर आपका किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो सिद्धांत पे काम करता है, कौन सा सिद्धांत होता है हमारा? थर्मोकपल। कौन सा सिद्धांत होता है आपका? थर्मोकपल। लिख लीजिए फटाफट से, थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्मोकपल क्या होता है सर जी? इसके बारे में बता दो। ओके, बिल्कुल बता देता हूं। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है? तो देखो थर्मोकपल अगर मैं यहां लिखता हूं आपको थर्मोकपल, अरे कपल का मतलब क्या होगा? जुड़वा हो गया, नहीं हो गया? हाँ जी हो गया। तो थर्मोकपल का मतलब ये होता है, इसमें आपके दो शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब डिटेल तो उसमें कम से कम आधे घंटे का लेक्चर है, मगर हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना है। थर्मोकपल का मतलब होता है इसमें दो आपके अलग अलग तरह क्या होते हैं? तार बने होते हैं। दो लिख देता हूं, जूम कर देता हूं मैं, आप कंफ्यूज मत कर लो। थर्मोकपल का मतलब होता है इसमें ये दो ऐसे तार होते हैं डिफरेंट मेटल के, जिन पे क्या होते हैं? जिन पे हम क्या करते हैं? जॉइंट लगा देते हैं। जिन पे हम क्या करते हैं? जॉइंट लगा देते हैं। और जो ये दोनों जो तार होंगे ना, ये वाला तार और ये वाला तार, इन पे क्या होते हैं? डिफरेंट टेंपरेचर के होते हैं। डिफरेंट टेंपरेचर आप इन पे पढ़ सकते हैं। और जब इन पे आप डिफरेंट टेंपरेचर पढ़ते हैं तो इन पे क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इन पे रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। और जो जब यहाँ जुड़ते हैं ना, जिसके सारे से यहाँ जुड़ते हैं, इन पे क्या कर देते हैं? या तो हम इन पे वेल्डिंग कर देते हैं या रिवेटिंग कर देते हैं। तो जब इन पे इलेक्ट्रॉन, जब आप इसे भट्टी के अंदर डालते हैं तो जो दो तार होंगे डिफरेंट टेंपरेचर को शो करेंगे। तो जब आप इसे अंदर डालेंगे तो क्या करेंगे? इनमें इलेक्ट्रिक का प्रभाव। क्यों? क्योंकि थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? बिजली। तो जब इस पर भट्टी के अंदर डालेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगी। और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाह होगी तो उस पर क्या लगा होता है? एक तरह का डायल लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? एक तरह का डायल लगा होता है जो कि आपके टेंपरेचर को शो कर देता है। क्लियर? डायल आपका कुछ यहां इस तरह का कुछ इस तरह का इसमें डायल लगा हुआ होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रो पायरो
मीटर के लिए। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भट्टी के टेंपरेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर का। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज कहां करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का जब हम यूज कहां करेंगे? हम वहां यूज करेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर का जिस भट्टी में आपकी हाई स्पीड स्टील की क्या हो रही हो, हीट ट्रीटमेंट हो रही हो, और वहां टेंपरेचर कितना हो? वहां टेंपरेचर आपका 1300 से अधिक हो। क्लियर? ये बातें राइट डाउन करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। तो ठीक है, दोनों में यही अंतर होता है, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में और ऑप्टिकल पायरोमीटर में, जहां आपकी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग हो रही हो। यानी हम कह सकते हैं, लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां मैं लिख देता हूं, जहां आपकी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग टेंपरेचर हो रहा हो, ठीक है, हार्डनिंग हो रही हो, वहां इसका हम यूज करते हैं, या शॉर्ट में लिख दूं, जहां आपका बहुत अधिक टेंपरेचर हो, बहुत अधिक टेंपरेचर हो। क्लियर? यहां से ये चीजों को बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना भाई। दोनों में अंतर है। अगर वो पूछ ले थर्मोइलेक्ट्रोपायरोमीटर का कहां यूज करते हैं, ठीक है, जहां टेंपरेचर आपका 1300 से कम होगा। अगर वो पूछ ले आपकी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग विधि हो रही है, वहां मुझे टेंपरेचर नापना है, तो किसका प्रयोग करूंगा? तो प्रयोग करूंगा ऑप्टिकल पायरोमीटर का। क्लियर? यहां से सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दो। मेरे पास कल बहुत दिनों से क्वेश्चन ये आ रहा है, सर ग्रेन साइज क्या होता है? ग्रेन साइज समझ में नहीं आया मैं आज तक। ठीक है, तो ग्रेन साइज देखो, ग्रेन साइज कहते हैं किसे? ग्रेन साइज देखो, ग्रेन साइज देखो, 2 मिनट लेना चाहता हूं। ग्रेन साइज देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपने लड्डू देखा है? लड्डू देखा है आपने? लड्डू देखा है, खाने वाला लड्डू, जो गणेश जी, हमारे भगवान गणेश जी जो है, तो उनको उसमें लगाते हैं। तो आपने देखा होगा, जब लड्डू होते हैं तो वो छोटे छोटे हमारे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बूंदी बूंदी होती है, उसमें नहीं होती? होती है नहीं होती? हाँ जी होती है। तो जो छोटी छोटी जो बूंदी होती है ना, ये बूंदी, यही क्या है हमारी? यही हमारी ग्रेन साइज है। यही क्या है? यही हमारा ग्रेन साइज है। और जब मैं इन्हें हीट ट्रीटमेंट करता हूं, इन पे मैं गर्म करता हूं और इन्हें ठंडा कर देता हूं, तो इनका जो अंदर का जो साइज है ना, वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अगर मैं आप मुझे ये बता दो, एक आता है इसमें ग्रेन साइज और एक इसमें आती है ग्रेन बाउंड्रीज, एक इसमें आती है ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, तो ग्रेन साइज तो आपको मैंने बता दिया, ग्रेन साइज का मतलब क्या होगा, यानी जो छोटी छोटी जो बूंदे होती है, इन्हें बोलता हूं ग्रेन साइज। और ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, यानी दो जो ग्रेन साइज थे, दो ग्रेन साइज के जो बीच का अंतर होता है ना, बीच का अंतर, इसे क्या बोलता हूं मैं? इसे बोलता हूं ग्रेन बाउंड्रीज। इसे क्या बोलता हूं मैं? ग्रेन बाउंड्रीज। अगर आप मुझे ये बता दो, एक लड्डू था, इसमें आपके जो ग्रेन साइज थे बहुत ज्यादा थे, ठीक है, एक जो लड्डू था उसमें ग्रेन साइज क्या है? मेरे कुछ ऐसे हैं, मेरे कुछ ऐसे हैं। तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ? अगर ये ए है और ये मेरा बी है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात हो, किसकी होगी? ए वाले की होगी? नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों होगी ए वाले की? क्योंकि भाई इसमें ग्रेन साइज होते क्या थे? वो बहुत ज्यादा थे और वो आपस में कैसे थे? बिल्कुल वो जुड़े हुए थे। ठीक है, और जब ये जुड़े हुए हैं तो क्या होगी? स्ट्रेंथ की ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। मगर ये ग्रेन साइज मेरा क्या था? मोटे थे, तो इनकी जो मोटे थे तो इनके जो ग्रेन बाउंड्रीज थी वो भी कम हो गई, तो इनकी स्ट्रेंथ सॉरी, तो उनकी बाउंड्री जो है वो क्या होगी? मेरी कम हो जाएगी। तो तभी तो मैंने कहा था कि जो परलाइट में जो मैं फर्नेस में ठंडा कर रहा था, वो मेरा ग्रेन साइज कैसे हो गए थे? बड़े हो गए थे। तो बड़े हो तो क्या हो गया था? अगर मैं दिखाऊं आपको, यहां दिखाऊं, अगर मैं आपको ग्रेन साइज जो मेरे यहां थे, ग्रेन साइज जो मेरे यहां थे, यहां जो ग्रेन साइज थे मेरे, यहां जो मेरे ग्रेन साइज थे, ये बड़े हो गए थे नहीं हो गए थे? ये बड़े हो गए थे नहीं हो गए थे? तो जब बड़े हो गए थे तो क्या हो जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? तो ये आपका ग्रेन साइज होता है। अगर मैं इस इमेज के थ्रू आपको समझाऊं, एक इमेजेस भी लाया हूं मेरे से, यहां से आपको भाई अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर सपोज करो ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर था, ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर था, ठीक है, अगर यही था तो ये क्या है आपका? ये आपका ग्रेन साइज हो गया। क्लियर? और जो ये बाहरी वाली जो सतह है, ये वाली, ये क्या होगी? ये होगी आपकी ग्रेन बाउंड्री। जो ये ब्लैक ब्लैक की शो हो रही है, ये क्या होगी? आपकी ग्रेन बाउंड्रीज हो गई। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। सर ब्लास्ट ऑफ एयर, सर सबसे लेट से ठंडा करने के लिए किसका यूज करते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर पपड़ी से मेटल खराब नहीं होगा? नहीं, पपड़ी से मेटल खराब नहीं होता है। सर सबसे लेट ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग करें? करण सिंह, सबसे जो लेट ठंडा करते हैं ना, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर? सबसे जो लेट ठंडा करते हैं वो आपके एयर में करते हैं। क्लियर? हवा में करते हैं, या अगर ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भी आप ठंडा करके बहुत धीमे तरीके से आपसे ठंडा कर सकते हैं, बशर्ते ऑप्शन पे डिपेंड करे। क्लियर? क्वेश्चन करवा दूंगा, एमसीक्यू करवा दूंगा। क्लियर? टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है? क्लियर? ब्लास्ट ऑफ एयर मतलब, ब्लास्ट ऑफ करण सिंह, ब्लास्ट ऑफ एयर, अच्छा ब्लास्ट ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ एयर का मतलब ये होता है उसका हवा का फुवारा मार रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ एयर। ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि यहां से ये सारी चीजों को बिल्कुल समझ में आ गई आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा? हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा आपका? टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब मैं आपको नहीं समझाऊंगा। तो जो हीट ट्रीटमेंट होता है बेसिकली आपके 5 मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। जैसे आपका हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, क्लियर, केस हार्डनिंग हो गया, एनेलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया। क्लियर? यहां से सारे, जब केस हार्डनिंग में आपके कुछ आपके और भी आते हैं, जैसे आपका नाइट्राइटिंग, ठीक है, नाइट्राइटिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइटिंग हो गया, साइनाइडिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, या इसमें एक और वर्ड आता है आपका फ्लेम हार्डनिंग।
फ्लेम हार्डनिंग। तो इन सब ये क्या है हमारी, ये हमारी टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट है। क्लियर? ओके, तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में जाकर डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हीट ट्रीटमेंट को आप हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट होते हैं, कितने तरह के होते हैं हमारे 5 तरीके के टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट होते हैं। पहला आपका हार्डनिंग, टेम्परिंग। इसे जो ये वाला केस हार्डनिंग था इसे आप भी छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए। केस हार्डनिंग को मैं सरफेस हार्डनिंग भी बोल सकता हूं। ओके, सरफेस हार्डनिंग भी बोल सकता हूं। हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो अभी आप केवल इन्हीं पे ध्यान दीजिए, इन्हीं पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास हीट ट्रीटमेंट क्या आते हैं, 2 स्टेप में फॉलो करते हैं, हार्डनिंग, टेम्परिंग में और एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या होगा, हार्डनिंग और टेम्परिंग में पता क्या अंतर होता है? ओ सॉरी, क्या हार्डनिंग और टेम्परिंग और एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्या अंतर होगा? यानी हार्डनिंग और टेम्परिंग में आप धातु को तो गर्म करेंगे, दोनों कंडीशन में आप धातु को गर्म करते हैं, मगर हार्डनिंग और टेम्परिंग में धातु को गर्म करते हैं और उसे तुरंत ठंडा कर देते हैं। क्लियर? लिख लीजिएगा, उसे तुरंत ठंडा कर देते हैं। मगर एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में धातु को गर्म करेंगे मगर उसे ठंडा कैसे करेंगे? बंद वातावरण में। बंद वातावरण का मतलब क्या पता क्या होता है? या तो आप उसे फर्नेस में ठंडा करेंगे या किसी कमरे के अंदर रूम टेंपरेचर के अंदर ठंडा करेंगे। क्लियर? तो यहां लिख लीजिएगा, धातु को गर्म करा, तुरंत ठंडा करा, धातु को गर्म करा और इसे आपने कैसे करा? बंद कमरे पर ठंडा करा। बंद कमरा बोल दीजिए, बंद तापमान बोल दीजिए। यानी उसके अंदर अगर आप कोई भी कमरे के अंदर अगर आप ठंडा कर रहे हो किसी भी धातु को, तो ना टेंपरेचर उसका बाहर आएगा और ना बाहर का टेंपरेचर आपके अंदर आएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। तो जब आप अगर आप इसमें गर्म करते हैं तो सॉरी से ठंडा करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो उसे फर्नेस में ठंडा करेंगे, ठीक है, या रूम टेंपरेचर ठंडा करेंगे, ठीक है, लिख देता हूं, या तो फर्नेस में ठंडा करेंगे या रूम टेंपरेचर ठंडा करेंगे, या क्या काम करेंगे? आप उसे रेत के अंदर डाल देंगे, ठीक है, या आपने कहीं पढ़ा होगा उसे उपलों के अंदर भी रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका तो ठंडी हो जाती है। और हार्डनिंग और टेम्परिंग ठंडा कैसे करेंगे? निश्चित दर से ठंडा कर सकते हैं, पानी से ठंडा कर सकते हैं, तेल से, हवा से, कैसे ठंडा हम इसे कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से एक बार ये आया था, जो 2 कंडीशन होती है हार्डनिंग और टेम्परिंग वाली और एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग वाली, इसमें आपको क्या दिखाया जाता है? इसमें आपको 2 कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम और कौन सी दूसरी होती है आपकी? नॉन इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने? यानी लिख लीजिए, इसमें पूछ सकते हैं हीट ट्रीटमेंट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होता है? तो हीट ट्रीटमेंट का क्लासिफिकेशन इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम के आधार पर होता है। तो जो ये एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग होती है, ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हमारी। और ये हार्डनिंग और टेम्परिंग कैसी होती है हमारी? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इस रो में आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कौन सी होगी? एनीलिंग होगी, हार्डनिंग होगी, टेम्परिंग होगी या केस हार्डनिंग होगी? तो कौन सी होगी? वो आपकी एनीलिंग होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है? सुन लीजिए फटाफट से। अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी वो होती है जिसमें धातु को आपने गर्म करा और उसे धीरे-धीरे ठंडा करा। और नॉन इक्विलिब्रियम कौन सी होती है? जिसमें आपने धातु को गर्म करा और उसे तुरंत ठंडा कर दिया। या मैं ये भी कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी कौन सी होगी? जिसमें हमारी मशीनिबिलिटी और टफनेस क्या होती है? हमारी इफेक्ट होती है। क्लियर? आपको पता होगा एनीलिंग का जो मेन फंडा होता है वो क्या होता है? मशीनिबिलिटी को हमारा क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, जहां मशीनिबिलिटी हमारी क्या होगी? थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और थोड़ा सा इफेक्ट हमारा इसकी डक्टिलिटी पर भी पड़ता है। क्लियर? तो यहां से ये चीजें आपको इतने, इसके अलावा यहां से कोई भी चीज समझ में, और इसके अलावा यहां से कोई भी चीज बाहर कभी भी निकलकर नहीं आएगी और ना ही पेपर से ज्यादा कोई आईटीआई लेवल में इससे ज्यादा कोई पूछ सकता है। क्लियर? ओके, तो हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, एनीलिंग हो गया और नॉर्मलाइजिंग हो गया। अब बात करते हैं हार्डनिंग करते क्यों है? हार्डनिंग करते क्यों है? तो ध्यान सुनो, ये आपका कोई भी आपका कटिंग पार्ट था, ठीक है, अगर ये नरम स्टील का है या टूल स्टील का है तो ये इतना हार्ड नहीं होगा कि किसी भी पार्ट को इजी तरीके से बिगर खुद कटे, टूटे या फटे दूसरी धातु को काट सके। अगर मुझे इसे कटिंग योग्य बनाना है तो सर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से मैं गुजारूंगा किस विधि से? हार्डनिंग विधि से। क्लियर? तो आप एक बार राइट डाउन यहां करके लिख लीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हो, खास तौर पर कटिंग टूल वाला, वो बिगर हीट ट्रीटमेंट के उपयोग में नहीं लाया जाएगा। राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर? तो हार्डनिंग की डेफिनेशन क्या होगी मेरी? यानी कोई भी नरम स्टील या टूल स्टील कटिंग, उसके पार्ट को कटिंग योग्य बनाने के लिए हम एक विधि से गुजारते हैं उसे, जिस विधि का नाम है हमारा हार्डनिंग विधि। ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करती है किस पर? आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। क्लियर मेरी बात? परसेंटेज ऑफ कार्बन पर ये हमारी डिपेंड करती है। फैक्ट नंबर 1, जिसमें परसेंटेज ज्यादा, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी वो उतनी ही हार्ड होगी, और जिसमें परसेंटेज कार्बन हमारी कम होगी वो क्या होगी? हमारी उतनी ही हमारी कमजोर होगी। क्लियर? ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेन कार्बन स्टील जो होती है वो हमारी कितनी तरह की होती है? बताया था 3 तरह की होगी। लो कार्बन स्टील, ठीक है, और मीडियम कार्बन स्टील और दूसरी क्या थी आपकी? हाई कार्बन स्टील। ये बताया मैंने, हाँ सर जी बताया था। लो कार्बन स्टील को एमआई स्टील भी बोल सकता हूं। मीडियम कार्बन स्टील कौन सी होती है? मैं इसे मीडियम कार्बन स्टील से हम क्या बोलते हैं? इसे मशीन स्टील बोलते हैं, इसे हम मशीनिंग स्टील भी बोलते हैं। क्लियर? और जो हाई स्पीड स्टील होती है इसके हम क्या बनाते हैं? इसके हम टूल बनाते हैं। क्लियर? तो यहां से भी ये चीज ध्यान कर लीजिएगा कि हार्डनिंग जो होगी वो आपके किस स्टील पर की जाएगी? हार्डनिंग की जाएगी आपकी किस पर? मीडियम कार्बन स्टील पर। क्वेश्चन आया हुआ है, मीडियम कार्बन स्टील पर आपकी क्या की जाएगी? हार्डनिंग की जाएगी। और केस हार्डनिंग किस पे की जाएगी आपकी? केस हार्डनिंग किस पे की जाएगी आपकी? ये की जाएगी आपकी लो कार्बन स्टील पर। और इसमें मैंने एक पार्ट जोड़ा था आपका इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग किस पे की जाती है? आपकी हाई कार्बन स्टील पर। क्लियर? यहां से बातें क्लियर? सर प्लेन कार्बन स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है? प्लेन का जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? क्लियर? तो यहां से ये चीजें
चीज आपको समझ में आ जानी है कि प्लेन कार्बन स्टील में कितने परसेंट कार्बन होता है, वो होता है हमारा 0.1 से 0.1 टू 0.7, ठीक है, याद हो गया प्लेन कार्बन स्टील में हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना होता है। तो क्वेश्चन ध्यान कर लो, क्वेश्चन आया हुआ है हार्डनिंग किस स्टील पर करते हैं आप, किस स्टील पर, मीडियम कार्बन स्टील पर। और मीडियम कार्बन स्टील को क्या बोलते हैं, मशीनिंग स्टील बोलते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है, 0.3 से 0.7 तक, क्लियर, ओके। तो जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें आपको कंफर्म कर दूंगा, ओके। अगर मैं बात करता हूं इसका हमारा मेन फंडा क्या होता है, तो मेन फंडा हमारा क्या होगा इसमें, सब करते क्यों है, तो इसके मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, यहां सुनिए फटाफट से, यहां सुनिएगा आपकी स्क्रीन पर। आपने बस अगर ये पढ़ा हुआ, ये रट लिया आपने कि हाई कार्बन स्टील से धातु को हम हार्ड कर देते हैं, क्लियर, मगर ये सरासर गलत है, गलत है। आपने बस ये सारी चीजों को रट लिया, जो कि सरासर गलत है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी कभी हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसे अपर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50 गर्म करते हैं। हाँ जी, गर्म करते हैं, मगर ये आधी अधूरी नॉलेज है, ध्यान सुन लीजिएगा बात मेरी। जब भी मुझे कभी हार्डनिंग प्रोसेस अपनाना होता है तो हम स्टील को जब गर्म करते हैं तो स्टील का टेंपरेचर कितना होता है हमारा, लिख लीजिएगा, कितना होता है, 1539 टेंपरेचर होता है हमारा, 1539 डिग्री हमारा टेंपरेचर होता है। अगर मुझे इसमें हीट ट्रीटमेंट का ऑपरेशन करना है ना, तो इससे मैं क्या करता हूं, अब 1539 टेंपरेचर पे तो गर्म करूंगा मैं से, मगर इससे मैं हल्का थोड़ा सा अपर क्रिटिकल टेंपरेचर पे गर्म करूंगा, यानी कितने पे, हमेशा 30 से 50 ज्यादा, क्लियर। तो पहली बात तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हार्डनिंग टेंपरेचर जब भी कभी होगा कितने पे होगा, उसके अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर। और स्टील का जो टेंपरेचर होता है कितना होता है, वो 1539 होता है। तो यानी मैं से कितने पे गर्म करूंगा, 1570 या कितना 1570 पे या 1600 पे, क्लियर, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मैं इसे गर्म करता हूं तो सुन लीजिएगा फटाफट से, स्टील जो होती है हमारी वो लोहे और कार्बन का मिश्रण होती है, हाँ जी होती है। तो जब आप स्टील को गर्म करते हैं ना, तो स्टील के अंदर क्या होता है, वो सपोज करो मैं आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर ये स्टील है, अगर ये मेरी स्टील है ना, अगर ये मेरी कार्बन है, ये मेरी कार्बन है, सपोज कीजिए कार्बन है मेरी, ये कार्बन है, और ये क्या है इसके अंदर मेरा, ये इसके अंदर मेरा लोहा है, ये इसके अंदर क्या है मेरा, लोहा है। तो जब मैं इसे गर्म करता हूं तो क्या होता है मेरा, ये मेरा गर्म करके लोहा अलग हो जाता है और कार्बन मेरी क्या हो जाती है, इसमें अलग हो जाती है, क्लियर, ठीक है। यानी क्या होता है, एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं, इसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और जब मैं इसे ठंडा करता हूं ना, एकदम आपने देखा होगा जब इसे पानी में ठंडा करता हूं तो क्या होता है, कार्बन मेरा क्या होता है, वो लोहे के अंदर क्या होता है, एकदम मेरा अच्छी तरह का बॉन्ड बना लेता है, यानी कार्बन मेरा लोहे से निकलकर बाहर नहीं जा पाता। तो जिसके कारण क्या हो जाती है, मेरी धातु क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आपने सुना होगा कि आप जितनी धातु को जितनी जल्दी ठंडा करेंगे, धातु उतनी जल्दी क्या होती है, हार्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका रीजन यही है कि आप जब कभी आप लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा और कार्बन पिघलकर दोनों अलग हो जाते हैं, जिसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो कार्बन आपका लोहे के साथ बिल्कुल चिपक जाता है, कार्बन उससे बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण आपकी धातु क्या हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ गई, फिर आप उसे निश्चिंत से ठंडा कर दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं प्लेन कार्बन स्टील को, तो ध्यान सुनिएगा, प्लेन कार्बन स्टील हमेशा किस ठंडा होगा, आपके पानी ठंडा होगा, ओके। अगर वो पूछे आपसे हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील का, तो हाई कार्बन स्टील आपकी किस ठंडा होती है, टोटली आपकी हवा में ठंडी होती है, क्लियर। तो यहां से बहुत सी बुकों में इसमें तेल भी दे रखा है, सॉरी हाई स्पीड स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, हाई कार्बन स्टील नहीं है, हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील हमेशा किस पे ठंडी होगी, एयर में ठंडी होगी। और हाई स्पीड स्टील पे हार्डनिंग करने के लिए इस पे मैं क्या करता हूं, प्री हीटिंग करता हूं। प्री हीटिंग का मतलब यानी इस पे मैं थोड़ी सी से पहले गर्म कर लूंगा, कितने टेंपरेचर पर, 600 डिग्री टेंपरेचर। हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग एकदम से नहीं की जाती है, पहले उसे क्या करते हैं, 600 डिग्री टेंपरेचर पर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और फिर दोबारा से उस पे हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं, क्लियर, ओके। प्लेन कार्बन स्टील पानी पे यूज हम करते हैं, क्लियर, ओके। यहां से ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां देखो फटाफट से एक एग्जांपल के थ्रू सारी बातों को समझना, एक एग्जांपल के थ्रू सारी बातों को समझना, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर फ्रॉम विच द स्टील इज क्विंच्ड, यानी टेम्परेचर आपका कितने स्टील पर आपको क्विंच कूलिंग करना है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये क्या लिखा है, 0.3 है, 0.3 है। अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो यहां क्या लिखा हुआ है, दीज स्टील डू नॉट हार्डन, यानी इसका मतलब मैंने कल आपको फैक्ट बताया था कि जिस स्टील में अगर 0.3% से कम कार्बन होगा तो उस स्टील को मैं हार्ड नहीं कर सकता हूं। पहला फैक्ट बताया था तो वो यहां क्लियर हो गया, यानी ये कह रहा है दीज स्टील डू नॉट हार्डन, यानी इतने परसेंटेज पर आपकी स्टील को हार्ड आप नहीं कर सकते हैं। सर ओएल बुक में दिया है, जो कि गलत है, ओएल बुक में दिया है गलत है, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला इसने, 0.8 आ गया। तो मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 0. अगर ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है भाई, अगर परसेंटेज 0.8 तक है तो कौन सी स्टील होगी आपकी, हाइपोइक्टाइड स्टील, जिसका हिंदी में क्या नाम था, अल्पसुग्र व्यायाम, ठीक है। अगर 0.8 फिक्स है तो उस स्टील को हम क्या बोलते थे, यूक्टेटाइड स्टील, जिसका हिंदी में नाम क्या था हमारा, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया भाई वो, अल्पसुग्र व्यायाम, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, ठीक है। और अगर हाइपोइक्टाइड स्टील 0.8 से 2.1 तक था, वो कितना था मेरा, अति शुष्क व्यायाम, ठीक है, अल्प शुष्क व्यायाम, अति शुष्क व्यायाम, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर। ये भाई यूक्टाइड स्टील वाला हिंदी में मेरे माइंड से निकल गया, तो सॉरी उसके लिए, ओके। तो यहां से बस मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं, ये जो टेंपरेचर की लाइन है ये किसकी है, मेरी लोअर क्रिटिकल की, दिख रहा है आपको, लोअर क्रिटिकल 723, ठीक है। और जो आपकी ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली गई, कौन सी, ये वाली, ये कौन सी है, ये आपकी अपर क्रिटिकल वाली। इस चीज को ध्यान समझना है, क्वेश्चन यहीं से घूमता है,
क्वेश्चन यहीं से घूमता है। क्लियर? ओके ठीक है। और यहां आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है हार्डनिंग टेम्परेचर। हार्डनिंग टेम्परेचर कितना है मेरा 900, कितना 980, तो कितना है 30 से 50 ज्यादा है, 30 से 50 ज्यादा है। क्लियर? तो तभी इसने कहा यूसीपी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यानी मुझे यहां ये पता पड़ गया कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरी 0 पर इतनी है, लोअर क्रिटिकल यहां होगा, अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर, तो ये हार्डनिंग टेम्परेचर क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है, द हार्डनिंग टेम्परेचर ऑफ दीस स्टील वेरीज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन के अनुसार टेम्परेचर मेरा अप एंड डाउन होगा। हां जी होगा। क्लियर? तो मैं यहां आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपकी स्टील में कार्बन की परसेंटेज अगर आप हार्डनिंग कर रहे हैं 0 से 0.8 तक हो, तो उसे आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 ऊपर तक क्या करेंगे, हार्डनिंग करेंगे। आपने यहां ग्राफ, ये वाला ग्राफ देख लिया होगा। क्लियर? अगर आपके स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8 से ज्यादा है, ध्यान सुन लो, अगर आपके स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8 से ज्यादा है और अगर आप फिर वहां आपको हार्डनिंग करनी है, तो वहां आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 ऊपर उसे हार्डनिंग नहीं करेंगे। तब कितने पे करेंगे, तब करेंगे आप कितने पर, लोअर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर। जैसे कि आप यहां ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ मेरा लोअर क्रिटिकल पे यहां से यहां आया, मगर ये फिर मेरा क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ मेरा लोअर क्रिटिकल से थोड़ा सा ये ऊपर ही रहा, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेरा ग्राफ ऊपर गया ही नहीं। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन बहुत सी बुकों में गलत लिखा हुआ है, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। अगर वो पूछे आपसे कि अगर आपकी टेम्परेचर 0 से लेकर 0.8 तक है, आपको हार्डनिंग विधि अपनानी है, तो टेम्परेचर कितना होगा, तब आपका टेम्परेचर होगा बच्चों अपर क्रिटिकल से 30 से 50 ऊपर। और अगर वो पूछा आपका कि आपका टेम्परेचर सॉरी परसेंटेज आपकी 0.8 से अधिक है, हाइपरक्रिटिक स्टील है, अति सूक्ष्म बगाम वाली स्टील है, तो आपके हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होगा, तब आपका हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होगा, तब आप कितना रखेंगे, लोअर क्रिटिकल से 30 से 50। क्लियर? यहां दो बातें हैं, ये दो बातें हैं। तभी इसने क्या कहा था, स्टील है कांस्टेंट हार्डनिंग टेम्परेचर। क्लियर? तभी इसने यहां कहा द हार्डनिंग टेम्परेचर ऑफ दिस स्टील वेरीज अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट, यानी हार्डनिंग टेम्परेचर जो होगा स्टील का, वो डिपेंड किस पे करेगा, आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। क्लियर? डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से आता है हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है, हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 1250 इसका टेम्परेचर होता है। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं उसके बेनिफिट की, तो इसकी बेनिफिट क्या होती है, हार्डनिंग का बेनिफिट क्या होगा, धातु में तो वियर रेजिस्टेंस से गुना जाएगा। क्लियर? धातु इजी तरीके से किसी भी धातु को इजीली तरीके से वो काट सकती है। क्लियर? यहां से आपको इस चीज में आ गई। एक बार आपको ये दिखा दूं, पर्पस ऑफ हार्डनिंग दिखा दूं, पर्पस ऑफ हार्डनिंग दिखा दूं, फटाफट से देखो क्या बोला ये। पर्पस ऑफ हार्डनिंग यानी प्लेन कार्बन स्टील को कठोर करने के लिए निम्नलिखित क्या उद्देश्य है, इस्पात में बने अवयवों को उच्च कठोरता बढ़ाने के लिए, टूट फूट यानी वियर रेजिस्टेंस के गुणों को विकास करने के लिए, कठोर स्टील के आंतरिक यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी को प्रभावित होती है, और कठोरिंग से अन्य धातु को कटिंग करने की योग्यता इसमें हमारी मिल जाती है। क्लियर? तो हार्डनिंग का जो मेन जो रीजन होता है वो यही होता है, टूल को हार्ड बनाने के लिए और उसमें वियर रेजिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? और उसे घिसावट रोधी बनाने के लिए। ओके, तो यहां से आप इसमें ये चीज राइट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है, ओस टेम्परिंग और मर टेम्परिंग। क्लियर? लिख देता हूं मैं, ओस टेम्परिंग और आपकी एक होती है मर टेम्परिंग। ये किसके एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल पता किसके हैं, ये आपके टेम्परिंग के एग्जांपल नहीं है, ये किसके एग्जांपल है, आपके हार्डनिंग के ही एग्जांपल है, हार्डनिंग के ही एग्जांपल है। और हार्डनिंग कैसा है आपका, ये कहां से प्राप्त होता है, आपके मार्टर साइट वाले स्ट्रक्चर से ये प्राप्त होता है। क्लियर? यहां बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपकी, जो आप जब आप धातु को हार्ड करेंगे, जब आप धातु को हार्ड करते हैं, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहां देखो फटाफट, ऊष्मा उपचार के यांत्रिक गुणों के निर्भर करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करेगा जब आप धातु को हार्ड करेंगे, सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ कार्बन स्टील। क्वांटिटी ऑफ कार्बन स्टील यानी कार्बन की आपकी परसेंटेज कितनी है, आ गया ना ये वाला, क्या बोला इसने, क्वांटिटी ऑफ कार्बन स्टील यानी स्टील आपकी हाइपोइक्टाइड स्टील है या हाइपरइक्टाइड स्टील है। दूसरा क्या, गर्म तापमान, यानी जिसे धातु को आप गर्म कर रहे हैं उसका टेंपरेचर कितना है, उसका आपने टेंपरेचर कितना दिया है, अगर यही मानकर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उसका टेंपरेचर कितना दे रहे हैं। क्लियर? तीसरा क्या, पीरियड ऑफ हीटिंग, यानी आपने इस टेंपरेचर तो दे दिया मगर इसे कितने समय तक दिया, टेंपरेचर आपने कितने समय तक दिया, 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटे। ठीक है? फिर चौथा क्या आता है, बुझाने की प्रक्रिया, यानी क्या, यानी जब आपने गर्म धातु को जब आपने ठंडा किया, जब आपने गर्म धातु, क्विंचिंग का मतलब वही तो होता है ना भाई, क्विंचिंग का मतलब कूलिंग ही तो होता है। तो यानी जब आपने गर्म धातु को तब ठंडा करेंगे, तो जब आप गर्म धातु को ठंडा करेंगे तब उस गर्म धातु का टेंपरेचर कितना होगा। ठीक है? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ठीक है? जब आपने गर्म धातु को ठंडा करा, अगर यही धातु थी जब आपसे क्विंच कर रहे हैं, तो उस समय इसका टेंपरेचर कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। और जो सबसे एंड में आता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, बुझाने का पश्चात यानी कूलिंग रेट, आप उसमें किसमें उसे इसी तरीके से ठंडा कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं, तेल में कर रहे हैं, या जिसमें भी कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजों को मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में जाके बता दिया है। सॉरी। क्लियर? तो जल्दी से 1 मिनट रुकेगा, बस 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट रुकेगा बस, चलो छोड़ो। ठीक है? तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार। तो यहां से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर आप हार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे। सबसे पहला स्टील में कार्बन की परसेंटेज के अनुसार, दूसरा तापमान जिस पर स्टील गर्म कर रहे हैं, तीसरा स्टील को गर्म करने के समय, चौथा क्विंचिंग वाला, ठीक है, और पांचवा होता ठंडा होने की दर। ओके, ठंडा होने की दर पता कौन सी, ठंडा होने की दर पता कौन सी, ये वाली यानी आप इस पे कौन कौन सा रैपिडली ठंडा कर रहे हैं, इंटरमीडिएट, स्लो या वेरी स्लो। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, क्लियर?
ओके यहाँ से एक चीज राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि जिस स्टील में हमारी कार्बन की परसेंटेज 0.83 से कम होगी ना, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैराइट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? कैराइट स्ट्रक्चर। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? ओके, तो हार्डनिंग जो था आपका यहाँ खत्म हो चुका है, हार्डनिंग आपका यहाँ खत्म हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है हार्डनिंग में तो पूछ लीजिए फटाफट से। अगर हार्डनिंग में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, सॉरी, ओके क्लियर, ठीक है। तो हार्डनिंग आपका खत्म हो चुका है भाई। जल्दी से मुझे फीडबैक दे दीजिए किसी स्टूडेंट का अगर हार्डनिंग को लेकर अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। इस डायग्राम को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा भाई, इस डायग्राम को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे ये कहे आज के बाद की हाई का हार्डनिंग के लिए टेम्परेचर आपका 30 से 50 होगा, बिल्कुल सही 30 से 50 होगा, मगर डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। क्लियर? ओके, सो हाँ एडजस्ट के लिए ठीक है सर। प्लेन कार्बन से मैक्सिमम कितना कार्बन होता है? कटिंग के लिए हार्डनिंग की जाती है रूम टेम्परेचर पर। बिल्कुल कोविड अंकुश सर अल्प सुधार, हाँ भाई अल्प सुधार, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉरी मेरी माइंड से निकल गया था मेरे। ठीक है, तीनों को स्टील को आप हिंदी में नाम याद होना चाहिए, अति, अल्प और सुधार। क्लियर? किसी स्टूडेंट का हार्डनिंग को लेकर जितना मैंने आपको बताया, किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर प्लेन कार्बन स्टील में मैक्सिमम कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है? प्लेन कार्बन स्टील में मैक्सिमम, प्लेन कार्बन स्टील जो होता है ना बेटा, वो तीन चीजों पर डिपेंड होता है आपका, हाइपर और हाइपो यूक्टाइड और हाइपरटाइड स्टील। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको जब मेटल और मेटल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। वैसे प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो हाई स्पीड स्टील के पे डिपेंड करता है आपके। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए भाई फटाफट से। तो प्लीज मुझे आज की क्लास का फीडबैक दे दीजिए। क्लासेस आपकी बहुत दिनों बाद लगी है, प्लीज मुझे क्लास का फीडबैक दे दीजिए कि हार्डनिंग में आपके